अगला हेडिंग लगाओ, फाइंड एन फैक्टर ऑफ स्पेक्टेटर स्पीसीज। फाइंडिंग एन फैक्टर ऑफ स्पेक्टेटर स्पीसीज। स्पेक्टेटर स्पीसीज का एन फैक्टर निकालने आता है किसी को? अरे बताओ भाई, स्पेक्टेटर स्पीसीज का एन फैक्टर निकालना आता है? कैसे निकालेंगे? हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा। स्पेक्टेटर स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा, तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे? अरे वो तो चेंज तो एसिड बेस का भी नहीं हो रहा था, एसिड बेस भी रिडॉक्स थोड़ी था। बच्चे सवाल पूछते हैं सर आप बोलते हो कि चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल या पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं हो रहा, तो वो तो रिडॉक्स में होता है ना। यहाँ स्पेक्टेटर स्पीसीज का रिडॉक्स थोड़ी हो रहा है। एसिड बेस जहां कराते थे नॉन रिडॉक्स था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, या डबल डिस्प्लेसमेंट किया वो भी नॉन रिडॉक्स था, तो नॉन रिडॉक्स का भी एन फैक्टर एग्जिस्ट करता है। समझ में आया कि नहीं आया बात? तो इसको निकालने के लिए भी बैलेंसिंग जरूरी है ना। तो इसको निकालने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें अपना दिमाग यूज करके खुद से एक बार ट्राई करना है ना। स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट है फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन। अगेन जैसे ही आ गया फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, जेई के लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट और यहां के लिए इंपॉर्टेंट। जेई में नहीं पूछा जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिखो फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन एंड देन यूज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देन यूज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। एग्जाम्पल दो, ट्राई करोगे कि मैं ही बता दूं सीधा? ट्राई करोगे? करो। यही एग्जाम्पल ले लो Cl2KOH वाला, है ना। एग्जाम्पल तो जानती हो ना भाई, स्पेक्टेटर स्पीसीज कहां होता है? तो Cl2 प्लस KOH गिव्स KCl प्लस KClO3 प्लस H2। हाँ एक चीज तुम्हें अभी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स हमने नहीं सिखाया है। अरे बोलो, तो मैं इसको बैलेंस करके दे देता हूं। अब करो जरा। एन फैक्टर निकालना मुश्किल काम है क्या? अभी तक जो एन फैक्टर सिखाया गया क्या वो मुश्किल लगा? तो जेई में उतना ही पूछा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। कई लोग तो रिएक्शन का एन फैक्टर निकालते हैं कि इस रिएक्शन का एन फैक्टर 3 है। ऐसे नहीं होता, हर सब्सटेंस का अलग अलग एन फैक्टर आता है, रिएक्टेंट का अलग, प्रोडक्ट का अलग, है ना। इसमें देखो Cl2 का नहीं निकालना है, Cl2 का तुम निकाल चुके हो, 5/3 आया था। अब NaOH का निकालना है। बता दूं? चलो देखो, इसमें देखो, अब देखो ध्यान से बोर्ड पे, एकदम दो कौड़ी का कंसेप्ट था। पहला लाइन क्या है? फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, वो मैं करके दे चुका हूं। तुम्हें क्या करना है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता क्या है? किसी दो को पकड़ो, चाहे दोनों रिएक्टेंट हो, दोनों प्रोडक्ट हो, या कुछ भी हो, किसी दो को पकड़ो और उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को बराबर कर दो। हम किसी दो को पकड़ेंगे तो एक तो वो होना चाहिए ना जिसका हमें फाइंड करना है इन फैक्टर, और दूसरा तुम बताओ किसको उठा लूं। वाटर मत बोलना, बाकी सब बता दो किसको उठा लूं। Cl2 उठा लूं? उठा लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH। अरे लिख सकता हूं, बस खत्म हो गया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बता दो भाई, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ Cl2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ KOH। ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो भाई। तो नंबर ऑफ मोल मैं मान लेता हूं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मैंने उतना ही मोल लिया है, ऐसा मान लेता हूं। तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं मान लेता हूं 3 मोल। कोई दिक्कत? तो अगर इसका 3 मोल है
और इसका इन फैक्टर मैंने पीछे फाइंड कर चुका हूं 5/3। तो इसका अगर 3 मोल है तो इसका कितना मोल हो जाएगा 6। तो 6 इंटू, आंसर नहीं आ गया। अरे एक इक्वेशन एक अननोन, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एन फैक्टर ऑफ KOH निकल के आ गया 5/6। कोई डाउट है किसी को? मजेदार बात, अगर तुम इसको इससे इक्वेट करते ना तब भी आंसर 5/6 ही आता, इसको इससे इक्वेट करते तब भी आंसर 5/6 ही आता। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इक्वेट करके देख लो, तब भी नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं इक्वेट करके बता देता हूं। एक और बताओ किसके साथ इक्वेट करके बताना है? KCL के साथ? पहले तुम लोग करो फिर मैं बता देता हूं। वैसे तुम लोगों का ही आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो बताना, मैं बता। हो गया? KCL के लिए आ गया 5/6 या बताऊं? आ गया? फिर भी देख लो, सेम रिएक्शन है। अरे बोलो। है ना? अब मैं चाहता हूं इसका इन फैक्टर फाइंड करना चाहता हूं। अरे बोलो। तो पहले क्या करूंगा, रिएक्शन बैलेंस करूंगा, क्या वो बैलेंस करके दिया हुआ है? तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करूंगा। और तुम लोग चाहते हो कि मैं यहां पर लिखूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KOH इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KCL। अरे यही चाहते हो ना? लिख दिया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KOH क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। अरे बोलो, KOH का किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर किसका, KCL का। क्या नंबर ऑफ मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर उठा रहा हूं? तो नंबर ऑफ मोल कितना है KOH का, 6। एन फैक्टर कितना है हमें फाइंड करना है। अरे बोलो, इधर बताओ नंबर ऑफ मोल कितना है 5, एन फैक्टर कितना है इसका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखो कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके -1। तो कितने का चेंज है, 1 का। इधर कितना क्लोरीन एटम है 1, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अरे बोलो, तो यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अरे फिर खत्म तो हो गया। अरे आ तो गया जवाब, नहीं आया समझ में? अरे बोलो, स्पेक्टेटर स्पीसीज का इन फैक्टर फाइंड कर लोगे पक्का? अब मैं चाहता हूं तुम वाटर का इन फैक्टर फाइंड करो, ये भी तो कर सकते हो। वाटर का इक्विवेलेंट किसी को उठा के बराबर कर दो, बस KOH मत उठाना क्योंकि KOH का तुम्हें पता नहीं है। नहीं आ रहा बात समझ में? अब KOH के भी कर सकते हो क्योंकि अब पता है, लेकिन मान लो शुरू में ही मैं क्वेश्चन देता और वाटर के बारे में पूछता तो तुम्हें किसका किसका इन फैक्टर पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है। मैं तो जनरली इसके इक्वल करता क्योंकि इन फैक्टर 1 है। अगर इसका इन फैक्टर निकालोगे तो अभी तुम बार बार क्वेश्चन कर चुके हो इसलिए याद है 5/3, लेकिन मैं जब नया क्वेश्चन दूंगा तो उसमें डिसप्रपोर्शनेशन अगर है तो कोशिश करना इसका इक्विवेलेंट इसके बराबर कर दो या इसके बराबर कर दो, एक स्टेप बच जाएगा। कौन सा, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। नहीं आ रहा कुछ भी समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारी जो इच्छा उसके बराबर कर देना, आंसर तो आ ही जाएगा अगर सब कुछ सही करोगे तो। मैं आसान बनाने के लिए कर रहा हूं कि जनरली इन दोनों में से किसी के बराबर कर दो। चलो वाटर का फाइंड करो। 5/3 करेक्ट, सबका आ गया 5/3। कैसे किए, इसको इसके बराबर कर दिए, मोल मोल कट गया। अरे नहीं, ठीक। तो वाटर का फाइंड करके बताऊं या हो जाएगा? बोलो भाई, करके नहीं बताऊं वाटर का है? अरे वाटर का करके नहीं बताऊं? ठीक है, नहीं बताता हूं। लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इन फॉलोइंग। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इन फॉलोइंग। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इन फॉलोइंग। इसमें क्या है, Mg क्या है हमारा, मेटल। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है भाई, बनेगा हमारा सॉल्ट SO2 और वाटर। करो जरा, अगर बैलेंस करके दिया है
तब तो एन फैक्टर बहुत आसान है ना, इक्विवेलेंट बराबर करना है बस। क्या किए सबसे पहले ये बताओ, कैसे लगा? हमें तो किसी का एन फैक्टर पता ही नहीं है। mg का पता है, MgSO4 का नहीं पता है। अच्छा, MgSO4 का ही पता है क्या? हाँ, उसमें भी सल्फर तो चेंज हो नहीं रहा। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। 0, 6 -1 -2 +1 है ना, ये कि -1 है? ऑक्सीजन प्लस है। हाँ, यहां पर +2 +6 -2 +4 -2, इसमें +1 -2। तो यहां पर mg का सबसे आसान है निकालना, देखो है ना। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 2। नहीं, MgSO4 का भी 2 ही आएगा, लेकिन mg का तो उससे भी आसान है निकालना, नहीं है? तो mg का एन फैक्टर आ गया 2। अब तुम लोग क्या करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ mg को किसके इक्वल कर दोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। जब इक्वल करोगे तो 1 × 2 = 2 × n फैक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, n फैक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1। अब अगर n फैक्टर 1 आ गया तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास है 98, n फैक्टर है 1, तो आंसर क्या आ गया निकल के? नहीं आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? सबका 98 आ गया था? ठीक है, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने एन फैक्टर के सारे पॉसिबल केसेस कर लिए, जिनका जिनका एन फैक्टर निकाला जा सकता था हमने निकाल लिए। अब अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।